Hello viewers, I am Deepthi. After solving almost all the improvement examination papers given by Council for the year 2025, now I am going to start solving specimen papers for various subjects. And first of all, I am going to solve for physics. ICSE specimen paper given by Council for the year 2026. So now, section A. Question number 1. A moment of couple has a tendency to rotate the body in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction के लिए, as you know, it is taken as positive and clockwise it will take as negative. तो ये हमें इसके अंदर करना है. तो टिक करेंगे कौन सा? हाँ, positive. Now, second is the kinetic energy of a given body depends on पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं करता, मोमेंटम क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है. इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. थर्ड, ड्यूरिंग पावर प्रोडक्शन इन अ कोल बेस्ड थर्मोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस. वैसे तो हमें पता है कि कोल बर्न हो रहा है, तो इट मींस कोल के अंदर केमिकल एनर्जी केमिकल से स्टार्ट होना चाहिए, बट अगर हम केमिकल देखेंगे तो फिर इसमें हीट के बाद हमें सिर्फ लाइट और वो ही मिल रहा है. तो हमारा ऑप्शन इसके अंदर सही है गिवन में से हीट आएगा, देन मैकेनिकल एंड देन इलेक्ट्रिकल. तो इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि पावर प्लांट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, लाइट तो नहीं ले सकते ना, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, फिर उसको हमें जिसमें भी कन्वर्ट करना है हम कर लेते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. इन फोर्थ पार्ट, अनीता यूज्ड a single movable pulley to lift a bucket of water from a well. She lubricates the pulley. Which of the following statement is true regarding the performance of the pulley used? Mechanical advantage decreases and efficiency increases. अगर MA डिक्रीज हो जाएगा तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज है? वेलोसिटी रेशियो इंक्रीजेस एंड एफिशिएंसी डिक्रीजेस. गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आएगा. वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि आपको पता है once a machine is designed its velocity ratio remains constant and efficiency increase हो जाएगी, क्योंकि हमने lubricate कर दिया तो MA improve हुआ जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई. तो वेलोसिटी रेशियो अनचेंज्ड ही रहता है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इन फिफ्थ पार्ट, inside the prism during the dispersion of white light compared to blue red light, क्या चीज करेक्ट होगी? क्या स्लो हो रहा है? मतलब कंपेयर टू ब्लू लाइट रेड लाइट स्लोज डाउन लेस, क्योंकि आपने देखा वेबगर जो बनता है वी नीचे होता है और आर ऊपर ही रह जाता है, तो वो धीरे धीरे स्लो होती है, स्लो डाउन लेस एंड रिफ्लेक्ट्स भी लेस ही हो रही है क्योंकि उसकी डेफिनेशन कम हो रही है. तो इसीलिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट आएगा. इन सिक्स पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर व्यूड थ्रू द राइजिंग हीट ऑफ द कैम्पफायर दे अपीयर टू स्टिमर. The optical phenomena responsible for this effect is, ये आपको बताइए, atmospheric refraction करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर given options में से refraction ही रहेगा. A convex lens with a focal length of 12 cm has an object at a distance of 20 cm. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है u is equal to -20 cm, और मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू 12 cm गिवन. तो The blurred image is obtained on the screen और ऑब्जेक्ट हमने 20 पे रखा हुआ है. At a distance of, क्योंकि स्क्रीन हमने 23 में रख दिया, तो स्क्रीन कहाँ होना चाहिए? अब आप थोड़ा सा इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, क्योंकि ये MCQ है. U इतना है, F इतना है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है? फोकल से, मतलब F एंड 2F के बीच में रखा है. F और 2F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है? हमें वैसे तो याद है ना कैसे, तो बियॉन्ड 2F इमेज बनती है. F कहाँ पर है? 12 पे, तो 2F कहाँ आ जाएगा? 24 पे, यानी कि 2F के 24 के बियॉन्ड हमारे पास इमेज बननी चाहिए. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 23 सेंटीमीटर पे अभी रखा हुआ, उसको और कहाँ लेके जाएंगे? द स्क्रीन हैज टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस. आप इन क्वेश्चंस को याद नहीं करोगे, समझ के करोगे, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ. अदरवाइज आंसर्स तो आपको उस क्वेश्चन पेपर के साथ ही कौंसिल ने गिवन दिया, पहले की तरह तो नहीं है कि मुझे सारे सॉल्व भी करने रहते थे. First assertion is soldiers avoid firing at the target in foggy weather conditions. Reason है, in foggy weather light gets scattered by the tiny water droplets, reducing visibility कम हो जाती है. तो both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. This is option number C. Now 9, two sound waves X and Y have the same amplitude and the same wave pattern. ये loudness same है, wave pattern मतलब timbre भी same है, but their frequencies are 60 and 120. Frequency change हो रही है, double हो रही है. Then
फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है? श्रिलनेस। तो x विल बी ग्रेव एंड y विल बी श्रिलर, क्योंकि y की ही ज्यादा श्रिलनेस फ्रीक्वेंसी 120 y की ही दिखाई है, तो x विल बी ग्रेव एंड y विल बी श्रिलर, यानी कि B ऑप्शन इज करेक्ट। इन 10th पार्ट, इन द सर्किट गिवन बिलो, identify the correct relation between the current flowing through 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm resistor। तो करंट थ्रू 2 ohm is greater than 3 ohm, दोनों सीरीज में है तो करंट तो सेम होगा, इट मींस करेक्ट नहीं है। तो हम करेक्ट ऑप्शन पे आते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों क्या लगे हुए हैं हमारे पास। नाउ करंट थ्रू 2 ohm और 5 ohm सेम क्यों? क्योंकि 2 के साथ आप देख रहे हो सीरीज में 3 ohm लगा है, यानी पैरेलल ब्रांच में वो कितना गया? 5 और 5। जब दोनों के रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली करंट दोनों ब्रांचेस में सेम जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। In 11th part, according to the old convention, the color of earth wire is, कौन सा होता था पहले? ग्रीन, और अब कौन सा हो गया? येलो। तो इसमें से हमने पहले वाला ओल्ड उसने स्पेशल मेंशन किया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। In 12th part, for an ideal step up transformer, voltage primary divided by voltage secondary is greater than 1। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो वोल्टेज स्टेप अप है ना, तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए? इनफैक्ट Vs अपॉन मतलब Vs मतलब सेकेंडरी की जो वोल्टेज है वो प्राइमरी से ग्रेटर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर प्राइमरी की ज्यादा दिखाई हुई है, तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, करंट प्राइमरी और करंट सेकेंडरी का रेशियो लेस देन 1 दिखाया है, जबकि आपको पता है कि IP जो करंट प्राइमरी कॉइल में करंट होता है वो सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 1 है। फिर आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा होती है, कम नहीं होंगे, नहीं तो फिर वो स्टेप डाउन हो जाएगा। लास्ट पार्ट है पावर प्राइमरी डिवाइडेड बाय पावर सेकेंडरी, जो कि 1 के इक्वल है, और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी कॉइल ही रहता है, तभी तो हम EI का रेशियो निकाल पाते हैं। In 13th part, heat capacity of the body is, तो आपको बस डेफिनेशन एप्रोप्रिएटली याद रखनी है। रिकॉल का ही क्वेश्चन हो गया ये। एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मास का मेंशन हम नहीं देखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, स्पेसिफिक वहां आता है जहां मास होता है। अगले ही पार्ट में वो चीज भी क्लियर हो रही है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस। अब गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस वर्ड मेंशन्ड है, इट मींस ये स्पेसिफिक है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो ये पूरी आपकी डेफिनेशन बन रही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सी पार्ट। और 15th है, a nucleus of an atom consists of 146 neutrons and 95 protons. It decays after emitting an alpha particle. How many protons and neutrons are left in the nucleus after an alpha emission? तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 95 थे, 2 कम हो जाते हैं तो 93 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन 146 है वो भी 2 कम हो जाएंगे तो 144 हो जाएंगे। इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ जाएगा इसके अंदर? सी ऑप्शन इज करेक्ट। विद दिस एमसीक्यूज आर ओवर, बट वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये तूफान से पहले की शांति है। इतने इजी एमसीक्यू आप पेपर के लिए एक्सपेक्ट मत करना, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, अभी की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ठीक है, बट आगे हमें अपने लेवल को और इंक्रीज करना है, क्योंकि आपको वहां तो हर एमसीक्यू में बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। Question number 2 is choosing the correct answers from the bracket. A dash lever will always have MA greater than 1. Greater than 1 किस में हो सकता है? It is class 2 lever. Why class 2 lever? क्योंकि class 2 lever में load is in between fulcrum and effort, and therefore effort arm is always greater than load arm. इसीलिए now B is तो M का हम देखेंगे तो DE upon DL हो जाएगा, इसीलिए greater than 1 always होता है class 2 में। In B, a boy uses a GPS device to locate his missing friend in a crowded area. The system primarily uses dash to track the location. तो कौन सी waves यूज होती है? These are microwaves. तो microwaves में हम करेक्ट करेंगे इसके अंदर, बिकॉज वो रिलायबल होती है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन सैटेलाइट एंड ग्राउंड। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आप सोचोगे गलत ऑप्शंस दे दिए हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ वो पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एग्जैक्ट यूनिट इज जूल पर केजी एंड पर केल्विन, लेकिन जूल किसका यूनिट होता है? वर्क का, एंड वर्क इज W इज इक्वल टू क्या है? F इंटू एस। तो F इंटू एस अगर मैं F लूंगी तो क्या है? M इंटू A इंटू एस। अब मास का ऐसा यूनिट इज केजी, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट के लिए एक और मीटर आ जाएगा, यानी यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी है मीटर स्क्वायर है,
और kg का यहाँ पर चलो पर सेकंड स्क्वायर है और kg के साथ -1 भी है और केल्विन के ऊपर -1 भी है, तो kg ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बस यूनिट क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एंड पर केल्विन। तो इट मींस हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एंड पर केल्विन। इसमें आपको थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज डी ऑप्शन, द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज 0 डेसिबल, जिसको हम कहते हैं कि मिनिमम लेवल जो हो जाता है, मिनिमम साउंड इंटेंसिटी विच ए ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट। In E part, two copper wires can have different resistivity if they have different dash length या temperature। अब different resistivity depend किस पे करती है, बाकी दो फैक्टर्स पे, लेंथ और एरिया पे तो करती ही नहीं है, तो लेंथ तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो टेम्परेचर और नेचर हम लेते हैं, इसमें से टेम्परेचर आ जाएगा, बिकॉज लेंथ और एरिया तो वे तो रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती है। Next is the reaction responsible for the production of energy in the sun is, this we all know, that nuclear fusion is the correct option, because two light nuclei of hydrogen combine to form slightly heavy nucleus of helium. Now match the movement आ रहा है, movement of the body part in column A and class of lever column B. तो nodding head means ऐसे हाँ में सिर को हिलाना, this is class 1 lever। क्यों, spine हमारा fulcrum का काम करेगा, जो लोड है वो हमारा फ्रंट पार्ट में आ जाएगा और जो एफर्ट है वो हमारा रियर पार्ट में चला जाएगा, तो नॉडिंग हेड को हम मैच करेंगे क्लास 1 के साथ। नाउ सेकेंड इज लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टोज, तो जैसे हम खड़े होते हैं तो ये क्या हो गया, मतलब पंजों के बल पे, टोज के ऊपर, तो यहाँ पर फल्क्रम एट वन एंड ऑफ द टोज आ जाएगा, लोड हमारा मिडल में आ जाएगा और एफर्ट जो है वो अदर एंड ऑफ मसल्स पे चला जाएगा। इट मींस हमारा बीच में क्या आ गया, तो क्लास 2 हो गया, क्योंकि लोड बीच में आ गया, क्लास 2 लेवल, तो ये हम क्लास 2 के साथ मैच कर देंगे, क्लास 3 के लिए इसमें नहीं दिया गया है। इन थर्ड पार्ट, नेम द वेव यूज्ड फॉर echo depth sounding, this we all know that these are ultrasonic waves। Give one reason why the waves mentioned in A part is used for the above purpose, because they travel undeviated through a long distance, they are confined to a narrow beam। कोई सा भी आप एक रीजन ही मांगा उन्होंने, कोई सा भी दे सकते हैं। Now question 3, इस बार के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपने पहले भी देखे हुए हैं, अगर आपने बाकी पीछे प्रीवियस मटेरियल्स की प्रैक्टिस कर ली है तो। A lens is made up of two materials of different refractive indices, mu1 और mu2, दो अलग-अलग वैल्यूज हैं। If the rays are coming from a distant object, then how many images will be seen? तो कितनी images दिखाई देंगी? 2 images are seen, each half of the lens, मतलब upper half और lower half. Each half of the lens will have different focal length due to different refractive indices. In B part, a glass lens always form a virtual, erect and diminished image of an object kept in front of it. Identify the lens. तो जब diminished के साथ virtual और erect आ रहा है तो this is concave lens, क्योंकि हमें पता है कि convex lens में जब हमारे पास virtual और erect image होती है तो हमेशा magnified होती है लास्ट केस के अंदर, तो यहाँ correct answer is concave lens। Now आपको मीटर की रीडिंग दी हुई है, 2 images given है इसके अंदर, किलोवाट आवर मीटर रीडिंग रिकॉर्डेड एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब कौन कौन से पॉइंट्स इन टाइम दिए हुए हैं, एनर्जी कंज्यूम पहले मीटर में और दूसरे मीटर में, तो हम एनर्जी कंज्यूम को इसके अंदर पहले सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। कितना आ रहा है, सेकेंड मीटर में 1 5 6 7 है और फर्स्ट मीटर में रीडिंग इज 8 5 6, इनमें सब्ट्रैक्ट करने पे दिस इज 711 और किलो वॉट आवर में रीडिंग है, तो ये एनर्जी का यूनिट होता है, आपको पता ही है। नाउ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम आ गया आपके पास, तो यहाँ से आप टाइम अगर निकालेंगे दिस इज एनर्जी ओवर पावर। अब एनर्जी कितनी है 711 और पावर गिवन इन द क्वेश्चन इज 2000 वॉट, 1000 है और जबकि ये किलो में है तो उसको भी 1000 से हमें किलो में लाना पड़ेगा, तो ये खत्म हो जाएंगी तब हमारे पास आवर में आएगा, तो अपॉन कितना आ गया 711/2, जिसको हम अगर करेंगे तो 755 अपॉन 5 आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने आवर्स में ही बोला है, बाकी अगर बोलते 60 मिनट्स में तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDE is a regular pentagon with its center of gravity at O point, इसका center of gravity आ रहा है, but will be the most probable position, कहाँ जाएगी of the new center of gravity।
If a piece of clay is attached at point A, यानी बॉटम पे यहाँ अगर हम piece of clay लगा देंगे तो नीचे की तरफ जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, जिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स डाउन। अब इसके नीचे हम कौन सा, अभी एग्जैक्टली वो O पे है, अब नीचे का पॉइंट O के नीचे हमें X ही दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी इस पॉइंट X पे शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड डाउन, मतलब डाउनवर्ड हम लिखेंगे, शिफ्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स A। नेक्स्ट इज द पेंटागन इज कट अलोंग लाइन PQ। अगर हमने यहाँ से इसको कट कर दिया तो इतना पोर्शन है ही नहीं है, सिर्फ ऊपर का ही पेंटागन रह गया है, तो उस केस में लाइन PQ से कट किया है तो रिमेनिंग पार्ट जो ऊपर वाला रह गया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नीचे से वेट कम हो गया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वी विल राइट शिफ्टेड स्लाइटली अपवर्ड टुवर्ड्स, कहाँ हो जाएगा, O के ऊपर कौन सा पॉइंट है Z, तो पहले पार्ट में टुवर्ड्स X जा रहा है और सेकेंड पार्ट में टुवर्ड्स Z जा रहा है, तो ये हमने लिखना है, पहले पार्ट में X और दूसरे में Z आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल आ रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री। अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम, तो ऐसे केस में हम हमेशा बना लेते हैं, सॉलिड है हमारे पास, वाटर है, सॉलिड का मास इज 60 ग्राम गिवन इन द क्वेश्चन एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर गिवन है, इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर at 20 degrees Celsius. The final steady temperature is 25, दोनों के बीच में आ रहा है। Calculate the heat capacity of the solid. तो heat energy given by hot body में से कौन है जो solid है? Heat energy given by hot solid is equal to taken by cold water। इतना आपको लिखना पड़ेगा according to principle of calorimetry। तो mc delta T हमें लगाना है, m is 60, c हमें इसमें निकालना है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, m अभी हमें m भी भरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं निकालना, हमें सिर्फ इतना ही लेना है इसमें से कि कितना टोटल है हीट कैपेसिटी, तो हमें m और c को ऐसे ही रहने देना है। t कितना आ जाएगा, 100 है और -25 फाइनल आ गया। इस तरफ से अगर वाटर की तरफ जाएंगे तो 150 मास है, वाटर का c हमें क्वेश्चन में 4.2 ही गिवन है, एंड टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, 25 से 20 पे आ रहा है, तो 25 - 20, हॉट माइनस फाइनल होता है और फाइनल माइनस कोल्ड टेम्परेचर हमने हमेशा लेना है। अब ये mc टोटल ही है जो हमसे मांगा जा रहा है, यानी कि स्पेसिफिक नहीं दिया गया, हीट कैपेसिटी हमने दिखानी है। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू ये हो गया 75 इज इक्वल टू 150 इंटू 4.2 इंटू 5, यहाँ से c डैश निकालना है आपने, तो ये 150 इंटू मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, वैसे कैंसिल हो जाएगा ना, 75 है, 75 एक कट गया 2 से हो गया, 5 2 10 हो गया और 42 आ गया, और c डैश का यूनिट आपको पता ही है जूल पर केल्विन, तो 42 जूल पर केल्विन इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट इज Gain diagram given below shows a copper wire wound around a U-shaped soft iron bar. An iron pin is brought near the arrangement. First source P and then source Q. अब source P और Q में पहले डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। You should know that source P is a source of AC current. ये सिंबल AC का होता है। Source Q is for DC current क्योंकि वो बैटरी है। तो यहाँ पर alternating current है और वहाँ पर direct current है। अब सोर्स लगे हुए आर कनेक्टेड अक्रॉस AB, ईच ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, सोर्स P एज वेल एज सोर्स Q व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस AB कैन अट्रैक्ट द आयरन पिन्स। तो दोनों ही केस में वो आयरन पिन को अट्रैक्ट कर पाएगा, ये हमें ट्रू और फॉल्स में बताना है। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि वो अट्रैक्ट तो करेगा, मैग्नेट तो बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव होगा। जस्टिफाई योर आंसर टू ए विद ए सुटेबल रीजन। अगर हमने वहां यस लिखा तो हमें बताना है चाहे यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रिवर्सिंग मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो ही रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहे हैं, तो बोथ AC एंड DC कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। तो यहाँ पर हम जस्टिफाई ये कहते करेंगे कि रिवर्स हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। In sixth part, name the radiation that are emitted during the decay of a nucleus that is the highest penetrating power. तो highest penetrating power हमारे पास होती है gamma radiations की। Does the emission of the above mentioned radiation result in change in the mass number? गामा के emission से mass number यानी कि number of proton, electron किसी में कोई difference आता है कि नहीं है, तो we will write no change.
In last part, advanced optical sensors in air-to-air missiles use fiber optic cables to transmit light signals with minimum loss. So this implies in a physical phenomenon it confines light within the fibers, making the system very dependable for guiding the missile precisely. Name the optical phenomena that allows light signals to remain confined within the fiber optic cables during transmission. This phenomena is total internal reflection, क्योंकि अंदर ही रह रहा है. B part is explain the two main conditions necessary for this phenomena to occur. तो TIA के लिए दो conditions क्या हैं? First is light ray should travel from denser to rarer medium, and second is angle of incidence should be greater than critical angle. तभी तो उसी मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और यहाँ पर हमारा लाइट सिग्नल उसी मीडियम में जा रहा है. Now I am going to cover one more question from section B, and in next video I will solve other 5 questions. In question number 4, ये डायग्राम भी आपने पहले भी क्वेश्चन पेपर में देखा होगा. Name the phenomena responsible for the formation of this. आप देख सकते हो यहाँ पर फिश है और फिश की आपको इमेज दिखाई दे रही है. तो अगेन ये कौन सा हो गया? TIR का ही रिस्पॉन्सिबल दिखाया जा रहा है, क्योंकि डायग्राम की अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे, फिश इन द टैंक एंड इट्स इमेज, तो ये दो फिश नहीं है, एक ही फिश है, उसी की इमेज है, seen on the surface of water. तो this phenomena is TIR, total internal reflection. नेक्स्ट फिर से डायग्राम दीजिए. लाइट चैप्टर का मतलब ही डायग्राम ही होते ही है. A double convex lens with refractive index mu1, मतलब दोनों का mu1 है लेंस का, is placed inside two liquids of refractive indices mu2 and mu3. The refractive indices are such that mu2 is greater than mu1. तो अगर हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो mu2 is greater than mu1 हो गया, is greater than mu3. This is given in the question. Now, how would a parallel incident beam of light refract when it comes out of the lens in each of the cases shown above? पहले फिगर A की बात करें तो फिगर A में लाइट रे कहाँ से आ रही है? mu3 से आ रही है और एंटर हो रही है mu1 में. तो mu3 से mu1 में आ रही है. अब ये डेंसर है और ये रेरर है, यानी कि कहाँ से कहाँ जा रही है? mu3 क्या है? रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. रेरर टू डेंसर जाएगी तो इट मींस इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो कन्वर्ज करेगी, यानी कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा. तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कन्वर्ज. अब हम सेकंड डायग्राम फिगर बी की बात करते हैं तो लाइट रे बाहर mu2 मीडियम में है, तो mu2 से mu1 मीडियम में आ रही है. अब mu2 से mu1 में आ रही है, यानी कि इसके हिसाब से ये ज्यादा डेंसर है और ये रेरर है. तो यहाँ डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ आ रही है, तो आपको पता ही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है. तो दिस इज अवे फ्रॉम नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब उधर डाइवर्ज करेगा, तो यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए ये डाइवर्ज हो जाएगी. तो इन फिगर ए में कन्वर्ज और बी में डाइवर्ज आ जाएगा. इन सेकेंड पार्ट, अ साइंटिस्ट लोअर्स अ मेटेलिक रूलर वर्टिकली इनटू ए ट्रांसपेरेंट ऑयल टैंक के अंदर डाला गया है. The ruler touches an object placed at the bottom of the tank and gets wet up to the 25 centimeter. तो 25 centimeter it means हमको क्या given है? This is real depth. तो रियल डेप्थ जो है ऑफ वाटर लेवल जो भी है उसके अंदर विच इज 25 सेंटीमीटर तक हमें दिया हुआ है. नाउ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर ग्लिसरीन वर्ड यूज आ गया है, आई थिंक यहाँ पर ये टाइपो एरर है, क्योंकि ऊपर ट्रांसपेरेंट ऑयल टैंक आया है और नीचे ग्लिसरीन है, दोनों जगह एक ही मीडियम होना चाहिए. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी मीडियम में दिया गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं. दिस इज 1.25. Up to which mark will the ruler get wet if the scientist lowers it up to the image of the object? यानी बेसिकली हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है. तो इमेज कहाँ बनेगी? जहां पर हमारी एपरेंट डेप्थ होगी. तो रियल डेप्थ तो इतनी है, लेकिन आपको एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पता है. एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू जितनी हमारे को रियल डेप्थ दी है डिवाइडेड बाय जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है. तो रियल डेप्थ इज 25 और नीचे आ जाएगा 1.25. अगर हम इसको डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो ये पे डाल देते हैं, 100 आ जाएगा. दिस इज 25 एंड दिस इज 20. इट मींस 20 सेंटीमीटर. तो अपेरेंट डेप्थ जहां तक रूलर अभी मतलब है, अगर वो इमेज तक जा रहा है तो दिस इज 20 सेंटीमीटर. हमें आंसर 20 सेंटीमीटर देना है. इन बी पार्ट, हाउ विल दिस लेंथ इन ए पार्ट जो हमारा 20 आया है चेंज इफ अनदर लिक्विड ऑफ म्यू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने
बढ़ा दिया है। देखिए सेकेंड पार्ट में लिक्विड लिया है हमने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी 1.25 था, उससे बढ़ा ले लिया। अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दिया तो अभी आपने फॉर्मूला देखा कि अपेरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एज यू कैन सी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज किया तो अपेरेंट डेप्थ जो है वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि हम ऊपर से ही लेंगे अपेरेंट डेप्थ रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो लेंथ आई है फर्स्ट पार्ट के अंदर वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। Now this is third part. A mixture of red, blue and green light rays is passed through a convex lens. State whether the ray passes through a single point or through different points on the principal axis after refraction. हम सबको पता है कि प्रिज्म के केस में डिस्पर्शन होती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में भी हम थोड़ी सी डिस्पर्शन देख सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है क्योंकि तीनों कलर उसने आपको खोल के दे दिए, रेड ब्लू ग्रीन। हालांकि प्राइमरी कलर है, इनका कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे तो व्हाइट लाइट ही आती है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देंगे, अगर आपने क्रोमेटिक एबेरेशन करके एक वर्ड पढ़ा होगा तो वो इसीलिए होता है क्योंकि कलर्स जो तो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है उसमें जाने के बाद से। तो यहाँ पर हमें देना है कि क्या वो डिफरेंट पॉइंट में बनेगा या एक पे बनेगा, तो आंसर विल बी डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट्स में बनेगा। क्यों बन रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन? बिकॉज ईच कलर हैज यूनिक वेवलेंथ। आपको पता है सबकी वेवलेंथ कलर की कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, इसीलिए उनके फोकल पॉइंट अलग अलग होंगे। तो जो रेड कलर है उसकी डेविएशन जो होगी सबसे कम होगी, यानी कि वो सबसे फोकस के क्लोजेस्ट रेड कलर ही आ जाएगा। फिर अगर हम ब्लू की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा डेविएट हो जाएगा और उसका फोकस जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा। और जो ग्रीन है वो इन दोनों के बीच में, आर और बी के बीच में ग्रीन आ जाएगा। अब डिस्पर्शन हो रहा है यहाँ पर फिनोमेना, हालांकि वो बहुत स्मॉलर स्केल पे होता है और ज्यादातर प्रिज्म में तो फिर भी नोटिसेबल होता है, इसमें नहीं होगा, बट हमें लेना यही है डिफरेंट पॉइंट्स पे जा रहा है। ये सेम क्वेश्चन स्पेसिफिक पेपर्स में पहले भी रिपीट हुआ है। सेकंड पार्ट है नेम द इनविजिबल रेडिएशन व्हिच इज स्टडीड यूजिंग द क्वार्ट्ज प्रिज्म। तो अगेन आंसर इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। स्टेट वन यूज ऑफ द रेडिएशन मेंशन बाय यू। तो डिटेक्टिंग प्योरिटी ऑफ जेम्स ले लो, घी, कुछ भी आप अंदर पॉइंट ले सकते हैं। इन डीपर नेम वन टाइप ऑफ रेडिएशन विद अ वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडिएशन मेंशन बाय यू। तो अल्ट्रावायलेट से ग्रेटर किसकी हो गई? विजिबल हो गई, इंफ्रा हो गई, माइक्रो हो गई, रेडियो हो गई, इनमें से कोई सी भी आप मेंशन कर सकते हैं। With this our half paper of 50 marks is over. For remaining questions I will make another video. If you like the explanations given by me, क्योंकि answers तो already आपको क्वेश्चन पेपर में कौन से दे दिए हैं, but if you like the explanation then you tell me in the comment section. I will make a video on other questions also. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.